दोस्तों, जब मैं न्यूज पढ़ रहा था तो मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं किया, क्योंकि जब मैं न्यूज पढ़ रहा था तो मेरा दिल पसीज गया और पूरी आत्मा को झकझोर दिया। फिर बाद में मुझे पता लगा कि सबूतों के साथ टैंपरिंग की जा रही है। तो फिर मैंने हिम्मत बांध के ठाना कि इस मामले में मेरे को वीडियो जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि सबूतों के साथ टैंपरिंग की जा रही है और देश का नागरिक होने के नाते मेरा यह दायित्व और ये फर्ज भी बनता है कि मैं इस मामले में कुछ न कुछ जरूर बोलूं। दोस्तों, कोलकाता का रेप केस हत्याकांड निर्भया 2.0 बताया जा रहा है। पहले तो इस मामले में कोई भी छानबीन नहीं होती है। पहले तो इस मामले को एक सुसाइड करार दिया जाता है कि लेडी ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड किया है, ये सुसाइड का मामला है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर धरना प्रदर्शन पर आ जाते हैं और खबर जो है हवा की तरह सोशल मीडिया पे फैल जाती है और धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया तक ये खबर फैल जाती है। उसके बाद प्रशासन को दबाव में आकर इसमें कार्रवाई करनी पड़ती है और जब कार्रवाई की जाती है तो ऑटोप्सी की रिपोर्ट में विक्टिम का ब्रूटल रेप सामने आता है। उसके शरीर में जगह जगह चोट के निशान थे, मुंह में से खून आ रहा था और आंखों से भी खून आ रहा था और ऑटोप्सी के रिपोर्ट के अनुसार इसे जेनेटल टॉर्चर करार दिया गया है। जब विक्टिम की मां शव को देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचती है तो उसे डेड बॉडी को नहीं दिखाया जाता है। कम से कम 12 घंटे के बाद डेड बॉडी देखने को उसके मां को मिलती है। जब कार्रवाई की जाती है और छानबीन धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो एक नाम सामने आता है संजय रॉय का। और संजय रॉय वो जो दलाली का काम करता था और इसकी 4 शादियां भी थी। जब ये ब्रूटल रेप के मामले को अंजाम देता है तो ये घर जाके सो जाता है। यहां पर एक चीज देखने को मिला कि जो प्रिंसिपल है इस कॉलेज का, वो बोलते हैं कि इस लड़की को वहां जाने की क्या जरूरत थी। जहां पर ये केस हुआ था, जहां पर ये मामला हुआ था, वहां पर जो है एक सेमिनार हॉल बताया जाता है। उस सेमिनार हॉल के अंतर्गत जो है सीसीटीवी फुटेज तक नहीं था और प्रिंसिपल के द्वारा कहा जाता है कि इसको वहां जाने की क्या जरूरत थी। हद तो तब हो जाती है, दबाव में आकर प्रिंसिपल अपना रिजाइन देता है और ममता सरकार जो कि कोलकाता के अंतर्गत है और उसको शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरी कॉलेज में, वहां वो प्रिंसिपल रहता है। लेकिन उसके बाद छात्रों का आक्रोश बढ़ जाता है और धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। और ये एक अकेला दरिंदा नहीं है, जिस प्रकार से रिपोर्ट आ रही है ये अकेला नहीं है, इसके पीछे और भी है, क्योंकि रिपोर्ट में 150 ग्राम सीमेन का होना पाया गया है और ये अकेले का काम नहीं है। जहां पर ये मामला हुआ वहां पर सीसीटीवी तक नहीं थे और सरासर सबूतों के साथ टैंपरिंग की जा रही है। मतलब गुनहगारों को बचाया जा रहा है। क्या इसमें कोई पहुंचे हुए लोग हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सबूतों के साथ क्यों टैंपरिंग की जा रही है? 2012 का वो समय जब निर्भया केस हुआ तो उसने पूरी देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हम कांग्रेस की सरकार से तंग आ चुके थे तो हम बीजेपी की सरकार को ले आए। फिर भी जब हम बीजेपी की सरकार को लेकर आए, फिर भी ये ऐसे केस और ऐसे मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या कोई फर्क पड़ रहा है लोगों की सोच और समझ में? जब नेता या ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हुए लोग ही जब घृणित मानसिकता के हैं तो तब तो क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। यहां पर मैं बात सभी नेताओं की नहीं कर रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत ऐसे भी नेता हैं जो लोग घृणित मानसिकता से भरे हुए हैं। हाथरस उन्नाव रेप हत्याकांड, कठुआ रेप हत्याकांड, बिल्किस बानो केस, बीएचयू रेप केस, परजल रमन्ना केस और बंगाल का संदेश खाली
केस जिसमें वो सांड खुले आम अब पूरे समाज में घूमकर जो है समाज को दूषित कर रहा है। इन सब चीजों में अगर हम ध्यान दें और गौर करें तो इन सभी चीजों में एक चीज सामने आई दोस्तों, ये लोग किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। बीएचयू का जो रेप कांड हुआ था उसमें छात्रा के सर पर गन तान कर जो है रेप किया गया तीन लोगों के द्वारा। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया है, लेकिन आज शहर जाते हैं कि वास्तव में यह किसी खतरे की ओर आगाह करता है कि अपनी बेटी को बचाओ इन घृणित मानसिकता के लोगों से। दोस्तों, कोलकाता का रेप हत्याकांड आज निर्भया 2.0 है। रिपोर्ट के अनुसार 150 ग्राम सीमेन पाया गया, यानी कि इस मामले को अंजाम देने वाला केवल एक दरिंदा ही नहीं था, अपितु इसमें और दरिंदे भी शामिल हैं। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा कि जिनके ऊपर कई प्रकार के केस चल रहे हैं, आरोप हैं, रेप के, बलात्कार के आरोप हैं, हम उन लोगों को नेता बनाकर जो है आगे भेज रहे हैं और वो लोग देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इन लोगों से हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। दोस्तों, कोलकाता के अंतर्गत जो रेप हत्याकांड हो रखा है, इसमें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का भी हाथ है। इसलिए इसमें ममता बनर्जी को सीधे और सीधे तौर पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ से लॉ एंड ऑर्डर संभाला नहीं जा रहा है। हाल ही में आपने देखा कि कोलकाता के अंतर्गत संदेश खाली में जो हादसा हुआ था उसमें एक पॉलिटिकल लीडर का नाम सामने आया था, जो कि सांड की तरह पूरे समाज के अंतर्गत बाहर खुले सांड की तरह घूम रहा है और पूरे समाज को दूषित कर रहा है, और इसमें हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आखिर क्यों? इसमें क्या ऊपर से इतनी पकड़ इनकी मजबूत है, इनको किसी प्रकार का डर ही नहीं है। ये सब लोग पॉलिटिकल पार्टी में शामिल है और ये लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं और लोग इनको वोट भी दे रहे हैं और ये लोग जीत भी रहे हैं। लोग इनके पांव छूते हैं। क्यों भाई, क्यों पांव छूते हैं? ऐसे मामलों में कई बार देखा गया है कि कभी नेताओं का नाम आता है तो कभी बाबाओं का नाम आता है। आखिर हो क्या रहा भाई इस देश में? आज हम आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मना रहे हैं, लेकिन क्या हम आजाद होने के बावजूद भी क्या हम पूर्णतः आजाद हैं? पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन आज हम नेताओं और ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हुए घृणित मानसिकता के लोगों के गुलाम हैं। इसलिए हम लोगों को ये आज़ादी क्या पूर्णतः मिली है? दोस्तों, ये आज़ादी कॉन्टिन्यूअस चलानी पड़ेगी। हद तो यह है कि हमारे देश में बलात्कारी जब पेरोल पे बाहर आते हैं तो उन पर फूल माला से उनका स्वागत किया जाता है, एक गाड़ियों के काफिले के साथ उनको लाया जाता है और फूल माला से उनका स्वागत किया जाता है। क्या आज हमको जरूरत नहीं है कि कानून में परिवर्तन किया जाए, कि एक ऐसा कानून लाया जाए कि बलात्कारियों को सीधे गोली मारने की सजा हो? लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि जो रेप के आरोप हैं वो रेप के आरोप नेताओं पर भी हैं। ये जो रेपिस्ट हैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये लोग ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने ही ऐसे नेता और गुंडे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे हुए हैं। ये लोग जब भी कानून पारित होगा तो ये लोग उसमें अड़ंगा डाल देंगे। इसलिए हम इन चीजों को झेल रहे हैं और भुगत रहे हैं। आज हमें जरूरत नहीं है किसी भी नेता के मन की बात सुनने की, बल्कि नेताओं को हमारे या पब्लिक के मन की बात सुनने की जरूरत है। कोई यहाँ सनातन धर्म को गाली दे रहा है, तो कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो कोई भ्रष्टाचार करके पार्टी को बदल ले रहा है। आखिर हम भारत सरकार को इतना टैक्स देते हैं, लेकिन ये टैक्स हमारा कहाँ जा रहा है? ये टैक्स केवल नेताओं या ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोगों के लिए ही इन पैसे को खर्च किया जा रहा है? क्योंकि एक खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल लेके आती है या किसी कारणवश वो मेडल नहीं ले पाई, तो उसका सीधे हिसाब किताब दे दिया गया संसद के अंतर्गत। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो हम पर कोई एहसान जता रहे हों। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे ये पैसा अपने घर से दे रहे हों। लेकिन उसके खिलाड़ी का तो हिसाब किताब दे दिया, लेकिन ये नेता लोग कब अपना हिसाब किताब देंगे? क्योंकि नेता जब बन जाते हैं उससे पहले इनके पास
कोई आय इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जब नेता बन जाते तो इनकी आय में भारी भरकम वृद्धि हो जाती है। ये आय ऐसे अचानक कैसे बढ़ जाती है? आज देश में हम लोगों को धर्म और जाति पर लड़ाया जा रहा है, तो हमको इन सब चीज़ों से सतर्क होने की ज़रूरत है। जहां सरकार पाबंदियों को लगाने के लिए जो है एक ब्रॉडकास्ट बिल लेके आ रही है, अगर ब्रॉडकास्ट बिल जब लेके आ रही है तो सरकार इन चीज़ों पर कब रोकथाम करेगी, जैसे कि रेप या ऐसे सोशल मीडिया के अंतर्गत गंदे कंटेंट बन रहे हैं, फुअड़ कंटेंट बन रहे हैं, जिससे कि बच्चों की मानसिक स्थिति में फर्क पड़ रहा है। या ओटीटी हो, इतने गंदे गंदे वेब सीरीज बन रहे हैं, चाहे फिल्म बन रही हो। हाल ही में एक एनिमल फिल्म बनी थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा वायलेंस दिखाया गया था, जिससे बच्चों की मानसिक स्थिति चरमरा जाती है और बच्चों का मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। ये हमारे बच्चों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। आखिर ये कब तक रुकेगा? वेब सीरीज हो, चाहे ओटीटी हो, चाहे फिल्म हो, उसमें फुअड़ दिखाया जा रहा है। भोजपुरी फिल्मों का तो कुछ कहना ही नहीं है। आखिर ये चीज़ें कब तक रुकेंगी जो हमारे बच्चों को मानसिक तौर पर विकलांग बना रही हैं?